विद्यार्थियों, हमने आपके लिए समष्टि में पाए जाने वाले जो दो प्रारूप थे, एक को कहते थे इकोटाइप और एक को कहते हैं इकेट। इकेट जिसे पारिस कहते हैं हिंदी में, और इकोटाइप जिसे हिंदी में पार प्रारूप या पारिस स्वरूप या जीनी प्रारूप या पारिस्थितिकीय प्रारूप कहते हैं। उसके 4 नाम हैं। तो हम इकेट जो पारिस है उसे कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इकोटाइप। ध्यान रखिए, इकेट मैंने आपके लिए बताया था कि स्वीडन के वैज्ञानिक जो ड्यूरसन थे, उन्होंने एक स्वीडिश पौधे पर कार्य किया था जो था प्लेंटेगो मैरिटिमा 1922 में। प्लेंटेगो मैरिटिमा पर कार्य करके उन्होंने बताया कि अगर एक ही जाति के 2 अलग अलग पौधों को अलग अलग भौगोलिक स्थानों से लाएं और समान स्थान पर रख दें तो उनके जो लक्षण थे उनमें जो भिन्नता पाई जाती थी, यदि वो समाप्त हो जाती है तो उसे इकेट या पारिस कहते हैं, और अगर वो भिन्नता समाप्त नहीं होती है तो उसे इकोटाइप या पारे प्रारूप या पारिस प्रारूप या पारिस्थितिकी प्रारूप या जीनी प्रारूप या इकोलॉजिकल प्रारूप या कार्यकी प्रारूप कहते हैं। तो अब हम इकोटाइप के बारे में पढ़ते हैं, अर्थात जिनके लक्षण एक स्थान पर लाने से बदलते नहीं है। कहने का मतलब यह है, अगर हम 2 अलग अलग भौगोलिक स्थानों से पौधों को लाएं जो एक ही जाति के सदस्य हैं और उन्हें किसी समान वातावरण पर रखें, अगर उन दोनों की भिन्नता समाप्त नहीं होती है तो निश्चित रूप से उसे क्या कहेंगे, इकोटाइप। तो बच्चों देखो, इकोटाइप को पार स्वरूप भी कहते हैं, पार प्रारूप भी कहते हैं, कार्य की प्रजाति भी कहते हैं उसे फिजियोलॉजिकल रेस, और पारिस्थितिकी प्रजाति भी कहते हैं इकोलॉजिकल रेस, या जीनी पार प्रारूप भी कहते हैं। तो इसके ये सारे नाम हैं, ये लगभग 5-6 नाम हैं। देखो 1 2 3 4 5, और इसका एक नाम ये इकोटाइप। तो इसके 6 नाम हैं, ये ध्यान रखते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। अब अगर हम देखें कि पार प्रारूप जो रहता है वो वास्तव में मैंने आपके लिए बताया है कि यदि हम अलग अलग भौगोलिक स्थानों से एक ही जाति के कई सदस्यों को एकत्रित करें और एक स्थान पर लाएं समान वातावरण पर, तो अगर उनकी भिन्नता, उनमें जो लक्षण पाए जाते हैं वो समाप्त नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से वो इकोटाइप है। अब देखो, किसी भी एक जाति के सदस्य भिन्न भिन्न भौगोलिक प्रदेशों में उगने से स्थानीय जलवायु के प्रभाव से आकार की अथवा कार्य के रूप में आनुवांशिक रूप से स्थिर प्राकृतिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर अलग अलग भौगोलिक स्थानों में पौधों को उगाते हैं तो उनकी स्थानीय जलवायु के अनुसार पौधों में जो आनुवांशिक लक्षण है वो क्या हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, और वो आपस में भिन्नता दर्शाते हैं स्थायी रूप से। तो कहने का मतलब यही है कि 2 अलग अलग पौधों को भौगोलिक, जो वास्तव में भौगोलिक स्थानों में भी अलग है और उनकी आकार की भी विभिन्न है, अगर उनकी भिन्नता एक स्थान पर लाने से समाप्त नहीं होती है तो अर्थात उनमें आनुवांशिक रूप से क्या है, भिन्नता पाई जा रही है, जो कि उनकी स्थानीय जलवायु के अनुसार स्थायी हो गई है। प्राकृतिक भिन्नता, प्राकृतिक आनुवांशिक भिन्नता कहेंगे इसे। अब दूसरा पॉइंट है पार प्रारूप, पारिस्थितिकी और परिस्थिति के अनुसार पार प्रारूप समष्टि के आनुवांशिक व्यवहार के उत्पाद है। अब ये कह रहे हैं कि जो पार प्रारूप है वो वास्तव में किसी भी समष्टि के एक तरीके से वहाँ की परिस्थिति के, जो परिस्थिति पाई जाती है, जो वहाँ की परिस्थिति है, जलवायु है, उसके अनुसार उसमें क्या हो जाता है, एक तरीके से भिन्नता आ जाती है। तो कहने का मतलब है जो कि वास्तव में देखा जाए आनुवांशिक व्यवहार के उत्पाद है, मतलब किसी भी अलग अलग वातावरण पर पाए जाने के कारण उनमें क्या होगी, भिन्नता आएगी। और भिन्नता वास्तव में जो पार प्रारूप है वो आनुवांशिक रूप से एक तरीके से उनके व्यवहार, आनुवांशिक रूप से जो व्यवहार होता है उसका उत्पाद माना जाता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ये आनुवांशिक रूप से निर्धारित होते हैं पार प्रारूप, लेकिन पार आनुवांशिक रूप से स्थायी नहीं होते हैं, ये आनुवांशिक रूप से स्थायी होते हैं। अगर हम देखें पार प्रारूप और जाति में क्या अंतर है, देखो जाति असमजीवी समूह है, हेटेरोजीनस ग्रुप है, जबकि पार प्रारूप
होमोजीनियस समूह है, होमोजीनियस ग्रुप है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक ही पारे प्रारूप के सदस्य आपस में जन्म कर सकते हैं, ध्यान रखिए। लेकिन अलग अलग पारे प्रारूप के जो एक ही जाति के होते हुए भी एक ही पारे प्रारूप के सदस्य आपस में जन्म कर सकते हैं, परंतु अलग अलग पारे प्रारूप जो कि एक ही जाति के हैं, क्योंकि विषमजीवी हैं, उनमें जन्म संभव नहीं है। जाति वंश से नीचे होती है। आप जानते हैं, अगर हम हायरार्की देखें, उनका पदानुक्रम देखें वर्गीकरण के पदों का, तो जाति वंश से नीचे है, जबकि पारे स्वरूप जाति से निचली इकाई है या श्रृंखला है, जाति से निचली श्रृंखला रहती है। अब इनके उदाहरण अगर हम देखें तो ध्यान रखिए, प्रोफेसर मिश्रा और शिवराम 1948 में एक पौधा पाया जाता है जिसके दो पारे प्रारूप है, लिंडन बर्दिया पोलियन था और एक है लिंडन बर्दिया आर्टिसिफोलिया। ध्यान रखिए, लिंडन बर्दिया पोलियन था चूने की अधिक मात्रा में होते हैं, जबकि लिंडन बर्दिया आर्टिसिफोलिया चूने की अधिक मात्रा में होते नहीं है। तो इसका मतलब है अलग अलग भौगोलिक वातावरण हो गया। तो इनमें अंतर क्या है? दोनों में, इन दोनों में अंतर है कि दोनों में आकार की रूप से भिन्नता पाई जाती है, मतलब इन्हें बाहरी रूप से देखें तो इनमें अंतर पाया जाता है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखें यूफोर्बिया थाइमिफोलिया का, जिसके दो पारित प्रारूप है जो कि आकारिक रूप से क्या होंगे? भिन्न होंगे। देखो, एक है लाल रंग का, एक है हरे रंग का। लाल में क्या होने पाया जाता है? ध्यान रखें, यूफोर्बिया थाइमिफोलिया। लाल में क्या होने पाया जाता है? ये कैल्शियम की अधिकता व कमी दोनों में हो सकता है, जबकि हरा जो पौधा है, हरा जो पारे प्रारूप है, वो कैल्शियम की अधिकता को सहन नहीं कर पाता है। तो इनमें यह अंतर है। ध्यान रखिए, जाति का यूफोर्बिया थाइमिफोलिया, और यहाँ लिंडन बर्दिया के दो प्रारूप में, एक पोलियन था, एक आर्टिसिफोलिया है। यहाँ पे एक और बात ध्यान रखिए, जो लाल रंग है वो प्रभावी है और हरा रंग अप्रभावी है। इसके अलावा अन्य उदाहरण भी हैं पारे प्रारूप के, जैसे कैसिया टोरा, यूफोर्बिया भेटा, जेंथियम, सैनक्रास, एजरेटम कोनिजॉय। तो ये इसके उदाहरण है। तो बच्चों, आपने समझे कि यहाँ पे जो पारे प्रारूप है, पारित प्रारूप है या पारे प्रारूप है, या इकोलॉजिकल रेसेस है या फिजियोलॉजिकल रेसेस है, या जीनी प्रारूप है या इकोटाइप है, वो वास्तव में अगर हम एक ही जाति के अलग अलग सदस्यों को जो कि भौगोलिक रूप से अलग अलग पाए जाते हैं एक स्थान पर लाते हैं, तो उनमें जो भिन्नता पहले पाई जाती थी वो एक स्थान पर लाने पर समाप्त नहीं होती है। इसी के कारण ये पारे प्रारूप आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं एक स्थान पर या समान स्थान पर लाने पर। तो बच्चों, इस टॉपिक को यही समाप्त करते हैं। अब इनकी उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे आगे के लेक्चर में। थैंक यू।